अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान फ़रहान ख़ान और आप देख रहे हैं सिटीज़न न्यूज़। आज हम मौजूद हैं साबिक़ पीडी औरंगी रिज़वान साहब के साथ। आइए इनके ऊपर कुछ इल्ज़ामात हैं, इन्हीं की ज़बानी इनसे जानते हैं क्या इल्ज़ामात हैं और ये आगे मामलात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं जो है वो आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और अपनी बात का आगाज़ जो है वो इस बात से करूँगा कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद दखील अल्लाह सुम्मा दखीलकुम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या वजहल्लाह या वजहुन नबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इल्ज़ामात के हवाले से सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि उसमें ना तो सदाकत है, और मैं चैलेंज करता हूँ तमाम इल्ज़ामात लगाने वालों को कि आइए अदालत में या किसी भी फ़ोरम पर आप उसे साबित कीजिए जो इल्ज़ामात आप लगा रहे हैं, वरना आप अपने इदारे की, अपनी शख्सियत की, अपनी कम्युनिटी की बेइज़्ज़ती करा रहे हैं। क्योंकि जो है किसी फरमाइशी प्रोग्राम की वजह से या किसी साजिश का हिस्सा बनकर अगर आप इल्ज़ामात की बारिश करते हैं तो उसे साबित भी करें। और इस हवाले से मुझे जो है वो बहुत सारे अखबारात जो है यानी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मीडिया के 99% लोग सही हैं। 1% लोग आटे में नमक के बराबर लोग जो येलो जर्नलिज़म कर रहे हैं, जो इस अपनी बिरादरी को भी बदनाम कर रहे हैं, उनके लिए मैं सिर्फ़ ये कहूँगा कि यार आप सच लिखिए। सच लिखने में जो है वो अल्लाह भी आपका साथ देगा और आप किसी को उसके अंजाम तक भी पहुँचा पाएंगे। लेकिन ख्वाहिशात पर या फिर दूसरे लोगों के साथ मिलकर या एक वाक़ये को जवाज़ बनाकर जो मेरे साथ पेश आया वहाँ पर मेरे औरंगी के ऑफ़िस में, या फिर जो मेरे साथ एक मेरे डिप्टी डायरेक्टर की वजह से एक वाक़या हुआ कोर्ट के हवाले से, उसको जवाज़ बनाकर जो है सारे लोग शुरू हो गए। तो भाई उसे साबित भी करें। मिसाल के तौर पर मैं ये एक मिसाल दूँ कि अभी 2 दिन पहले एक अखबार ने लिखा कि मैं 27,000 फाइलें लेकर चला गया। अच्छा, मेरा जो कुल पीरियड है वो तकरीबन 7 साल 2 महीने का है। वो 4 या 5 दफ़ा मेरी पोस्टिंग हुई है स्पोर्ट्स पर, वो सारा मिलाकर। उनमें 3 साल तक तो लीज़ें हुई नहीं, बंद रही 3 साल। और उस ज़माने में जब मेरी पोस्टिंग हुई 2014 में पहली दफ़ा, तो केडीए भी मौजूद था, पीडी सुरजानी भी होता था, पीडी लाइनज़रिया भी होता था, पीडी औरंगी सबसे हल्का था। क्योंकि पीडी औरंगी के लिए जो ये करोड़ों और अरबों की बातें करते हैं, तो उन्हें तो शर्म इस बात पे आनी चाहिए कि हम जो एफबीआर है उसके छठे ज़ोन में हैं। अगर कहीं पर चालान 100 रुपये का है तो हमारा तो 20 रुपये का चालान है। तो अगर औरंगी टाउन की ज़मीनें इतनी कीमती हैं उनकी ख़बरों के हिसाब से, तो फिर डिफेंस और गुलशन इकबाल और दूसरे इलाकों में रहने वालों को औरंगी टाउन शिफ्ट हो जाना चाहिए, इतनी महंगी ज़मीन है तो वो सब प्रोपेगेंडा है, मनफी प्रोपेगेंडा है, साजिश है। 2020 तक जब मैं यानी 2020 के आगाज़ तक जब मैं पीडी औरंगी था, तो मुझसे ज़्यादा नेक, मुझसे ज़्यादा अच्छा अफसर कोई नहीं था। जब मैंने कुछ गलत काम करने से मना कर दिया और उस पर मैंने स्टैंड लिया और उसमें उनकी जमात को भी एतमाद में लिया, तो मैं सबसे बुरा हो गया। फिर कुछ सहाफ़ियों को हायर किया गया जिन्होंने उस ज़माने से जो कैंपेन शुरू किए तो वो आज तक जारी है। और उसमें मुझे अच्छी तरह पता है कि एमसी के स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में बैठकर सारे गेम होते थे। वहाँ पे जो लोग बैठते थे मुझे उनका भी पता है। और जिन लोगों ने साजिश की कि एमसी के अफसरान को शर्म आनी चाहिए कि अफसरान एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होने चाहिए, बजाय इसके अगर किसी अफसर पे कोई बुरा वक्त आ जाए तो उस बुरे वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े हों। मिसाल के तौर पर मेरे साथ एक वाक़या हुआ कोर्ट वाला। तो मैं पीपल्स ऑफिसर्स एसोसिएशन का चेयरमैन भी हूँ और मुंतखब चेयरमैन हूँ। तो सबसे पहले मुत्तहदा कौमी की ऑफिसर्स एसोसिएशन हमारे पास आई अब्दुल कय्यूम की सरबराही में। उन्होंने कहा कि भाई ये वाक़या अगर आज आपके साथ हुआ है तो कल हमारे साथ भी हो सकता है। और फिर मेयर कराची जो है उन्होंने हमारा उस वक्त जो है वो ज़ाहिर है मेयर कराची की टीम का हिस्सा है हम। मेयर कराची ने फ़ौरन स्टैंड लिया, फौरी तौर पर जो है सिटी कोर्ट में भी रब्ता किया और जो है वो मैं यानी 1 से 1.5 घंटे में वापस आ गया था। इशू ये था कि हमारे डिप्टी डायरेक्टर्स उमैर बरनी साहब और जमाल अख्तर दोनों जो है वो यानी मुनाफिकीन की फ़ौज के सरदार हैं। इन दोनों के पास लीगल डिपार्टमेंट था। इन दोनों ने मुझे कभी नहीं बताया कि आपका कोई शोकाज़ निकला हुआ है अदालत से, या आपका कोई अवेलेबल वारंट निकला हुआ है, या आपको अदालत बुला रही है। तो जब मुझे किसी चीज़ का इल्म ही नहीं होगा
और ये मुझसे जो है वो दस्तखत करा के लेके जा रहे हैं फोकल पर्सन, यानी एज ए फोकल पर्सन पीडी पेश होता है, वो दस्तखत करा के लेके जा रहे हैं फोकल पर्सन, यानी एज ए फोकल पर्सन पीडी पेश होता है तो मेहरबानी। और उसके बाद जब हमने ये मेरे साथ ये वाक़यात हुआ और हमने डायरीज़ चेक की तो उन डायरीज़ में ये लिखा हुआ था कि उमैर बन्नी ने पीडी के ख़िलाफ़ बयानात दिए हैं। और मैं जिस जज के सामने पेश हुआ उसने सेम बात की है, एक जैसी बात की है, और ये कहा कि आपका डिप्टी डायरेक्टर ये कहता है। तो डिप्टी डायरेक्टर ने एक सियासी जमात के एजेंडे पर या साजिश के तहत जो कुछ भी किया तो अल्लाह उससे निपटेगा। मैं तो सारा मामला अल्लाह पे छोड़ता हूँ और अपने सिलसिले पे छोड़ता हूँ भाई। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर औरंगी जो कोई भी हो उससे पहले लीगल डिपार्टमेंट देखना होगा। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि ये अचानक इतने मामलात कैसे हो गए और अचानक ये खबरें क्यों लगना शुरू हो गई। तो उसकी वजह यह है कि जनाब कुछ लोगों ने मुझसे पेट्रोल पंप की डिमांड की, कुछ लोगों ने जो है शादी हाल की डिमांड की, और वो फाइलें हमारे पास मौजूद हैं। एक ने जो है अपने 2 बेटों के लिए प्लॉट मांगे, कुछ जो है आईफ़ोन के जो है वो आईफ़ोन मांग रहे थे, कुछ लोग और सब की फरमाइशें थी। मैंने उनसे कहा भाई मैं एक सरकारी सीट पर बैठा हुआ हूँ, आप मेयर के साहब के पास जाइए ना, आपको कोई अगर फेवर लेना है आप उनसे लिखवा के लाएं। मेयर कराची तो साफ़ियों की वैसे भी बहुत ज़्यादा वो करते हैं, और अगर वो कोई चीज़ मुझे लिख के देते हैं तो उसको मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। बहरहाल ये सारी चीज़ें चल रही थी। जब ये मैंने नहीं की तो फिर एक पूरी उन्हीं लोगों ने किया है जिनके से ये सारे मसले थे। लेकिन मैं इसकी रिकॉर्ड के हवाले से मैं ये आपको बता दूं, 3.5 साल तक मैं सीट पे नहीं था। शारिक इलियास साहब थे, रज़ा अब्बास रिज़वी साहब थे। रज़ा अब्बास रिज़वी साहब को मैंने ख़त लिखा था जो मैं यहाँ पर मौजूद है, जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये ख़त लिखा था मैंने, और इस ख़त में जो है वो सारी जगहों पर रिसीव कराए, मेयर, एडमिनिस्ट्रेटर, सबको। उसके जवाब में रज़ा अब्बास रिज़वी साहब ने AD अकील अहमद और AD प्लांट एरिया रसम जावेद को पाबंद किया कि मकसद आप रिकॉर्ड जमा कराएं, क्योंकि सरबरा के पास रिकॉर्ड नहीं होता भाई। ये किसने कह दिया? मेयर साहब कल चले जाएं तो क्या उन पर इल्ज़ाम लगा देंगे कि वो फाइलें ले गए? इसी तरीके से जो जिस महकमे का ज़िम्मेदार है वो उसका सरबरा होता है। उसके असिस्टेंट डायरेक्टर प्लांट एरिया, असिस्टेंट डायरेक्टर कच्ची आबादी कस्टोडियन है उस रिकॉर्ड के। मेरा क्रेडिट तो ये जाता है कि मैंने आने के बाद जो है वो रिकॉर्ड रूम बनाया है, और आप जाके देख सकते हैं ऊपर 2nd फ्लोर पर औरंगी के ऑफ़िस में कि इरशाद अहमद वहाँ के AD रिकॉर्ड हैं, और उन्होंने वहाँ पर एयर वाइस रिकॉर्ड ना सिर्फ ये कि बना लिया है कच्ची आबादी का जो कभी नहीं था ऑर्गेनाइज्ड, बल्कि उसको कंप्यूटराइज भी कर लिया है। अच्छा, प्लांट एरिया का भी तैयार हो गया है। अब बहुत सारा रिकॉर्ड जो है वो रज़ा अब्बास रिज़वी साहब के ज़माने में या उस ज़माने में होता ये था कि वो जो लीज़ें होती हैं उसकी एक फ़ाइल वापस आती है, वो फ़ाइलें वापस आई हैं। तो अब मुझे ये पता चला है कि आफाक मिर्ज़ा साहब ने जो है वो जावेद एक क्लर्क है उसकी ड्यूटी लगाई है कि ये तमाम फ़ाइलें जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो लीज़ें मौजूद हैं, इसका रिकॉर्ड बनाकर रिकॉर्ड रूम में जमा कराएं। सारा मसला ये है कि PD औरंगी का डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज़ नहीं है, और ऑर्गेनाइज हो भी नहीं सकता, क्योंकि PD औरंगी की 19 ग्रेड की सीट के बाद कोई नीचे पोस्ट ही नहीं है। जो भी आता है एडिशनल डायरेक्टर आएगा, डिप्टी डायरेक्टर आएगा, असिस्टेंट डायरेक्टर आएगा, जना वो किसी और डिपार्टमेंट का होगा तो वो खाने का माने आता है, वो डिपार्टमेंट को ऑर्गेनाइज़ करना नहीं आता। मैंने पूरी लॉयल्टी के साथ काम किया है। मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने 14 करोड़ रुपए की इदारों पर रिकवरी निकाली, जिनके केसेस जो है वो चल रहे हैं वहाँ पर अदालतों में चल रहे हैं, जिसमें PTCL को एक सिंपल कागज़ पर दे दिया गया था। PTCL 6 करोड़ रुपए के ड्यूज़ थे उनके ऊपर, अब वो तकरीबन 7 करोड़ तक पहुंच चुके हैं, और ये केस सिंध हाई कोर्ट में चल रहा है। वसीम अख्तर साहब के ज़माने में समीर एडवोकेट ने लिया था, अब जो है वो कोई नकवी साहब हैं एडवोकेट, अज़रा बाजी उसमें बड़ा इंटरेस्ट ले रही हैं, अज़रा मुकीम साहिबा, और मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और उसमें किरदार था डॉक्टर सैफुर रहमान साहब का, जो पिछले दौर में देख चुके थे कि उनके ज़माने में मैंने सारी एफ़र्ट्स की थी। 4 पुलिस स्टेशन है KMC औरंगी की हदूद में, चारों प्राइम स्टेशन यानी कमर्शल लैंड पर बने हुए, औरंगी की प्राइम कमर्शियल लैंड पे बने हुए, जिसमें औरंगी टाउन थाना आपने देखा होगा, वो हमारी कमर्शियल लैंड पर है। मोमिनाबाद थाना, अब उसमें पीराबाद थाना भी आ गया। इकबाल मार्केट थाना, तो जनाब आपको ये बताऊं, इकबाल मार्केट थाना तो वो है, आप थोड़ी सी मेमोरी रिफ़्रेश करें तो सन 1988 में लसानी फसादात हुए थे। तो ये जो जगह है ये स्टेट डिपार्टमेंट की मार्केट की जगह है। उस लसानी फसादात के बाद वहाँ से महाजिर कम्युनिटी चली गई थी।
अब ये इलाके जब खाली हो गए और यहाँ कोई आने को तैयार नहीं था, बड़े अरसे तक हालात ख़राब रहे यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तान की अफवाज, रेंजर, सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से हालात ठीक हुए हैं। तो वहाँ पर इस दौरान में थाने वालों ने अपना थाना बना लिया और पीछे जो है कब्ज़े होना शुरू हो गए। मुझे डॉक्टर सैफुर्रहमान साहब जब म्युनिसिपल कमिश्नर थे, उन्होंने सपोर्ट किया था, तो मैंने वो सारी इंक्रोचमेंट्स गिरा दी थी सिवाय थाने के। थाने को हमने नोटिस किया हुआ है और हम अदालत में भी ले गए हमने। तो वो उसका ऑक्शन होने जा रहा था और हमें तकरीबन 4 करोड़ रुपए की वो रिकवरी होनी थी वहाँ से, उस जगह से। वो जो है मुझे हटा दिया उन्होंने, वसीम अख्तर साहब ने, तो वो नहीं हो सकी। अब मैंने दोबारा आने के बाद उसे दोबारा मूव किया, तो अब वहाँ दोबारा इतनी हैवी किस्म की इंक्रोचमेंट्स हो चुकी हैं माशाल्लाह से। ये अब उनसे पूछा जाए जो उस दौरान में जो है प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे कि वो कैसे होगा इंक्रोचमेंट जब रिमूव कर दी थी। अगर वो हो जाती हैं तो आप यकीन करें अब तो 6 से 7 करोड़ रुपए की रिकवरी होगी, क्योंकि एक बड़ा काम डॉक्टर सैफुर्रहमान साहब जो करके गए, जो मुंतखब नुमाइंदे कर ही नहीं सकते। वो तो कहते हैं जी हमारे वोटर कट जाएंगे, हम क्यों पैसे बढ़ा दें। वसीम अख्तर साहब भी यही कहते थे और शायद मुर्तज़ा अवाब साहब पे भी ये दबाव आता कि नहीं यार वोटरों को नाराज़ ना करो। लेकिन मुर्तज़ा अवाब साहब की विलिंगनेस बहुत अच्छी है। वो कराची का ऐसा मेयर है कि कराची को बना के जाएगा। उन्होंने जनाब 23 करोड़ रुपए जो वसीम अख्तर साहब ला सकते थे, क्योंकि उनका वफाकी वज़ीर था पोर्ट एंड शिपिंग का एक तवील अरसे तक। पोर्ट कासिम में हमारे जो है 50 करोड़ रुपए तकरीबन फंसे हुए हैं। 23 करोड़ रुपए वो एडमिनिस्ट्रेटर के दौर में लाए और अब फिर उन्होंने मूव कर दिया, वो लेकर आ रहे हैं। बात हो रही थी उस पर थानों के हवाले से कि उस पर जो है अब एक कंक्रीट ऑपरेशन की ज़रूरत है और वो कंक्रीट ऑपरेशन के लिए हज़रा मुकीम साहिबा ने दोबारा से तैयारी की है। अब मसला ये है कि हमारी जो इंतज़ामिया है वो पुलिस वालों को उनसे लड़ना नहीं चाहती। यानी थानों के हवाले से हमारे अब 5 से 6 करोड़ रुपए की ड्यूज़ हैं। तो मतीउर रहमान को एक नॉमिनेट किया था उस ज़माने में। मैंने इतना प्रेशर डाला था कि मतीउर रहमान साहब आ गए थे, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि इन चारों थानों को आप एमिनिटी पर लीज़ दे दें। तो मैंने कहा भाई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि कमर्शियल एमिनिटी नहीं हो सकता, एमिनिटी कमर्शियल नहीं हो सकता। तो जब ये नहीं हो सकता तो आप हमें कमर्शियल की पेमेंट करें और या फिर इस जगह से आप थाना शिफ्ट कर लें, हम आपको अल्टरनेट जगह दे देते हैं। तो वो मुज़ाकरात हमारे नाकाम हो गए। फिर उसके बाद यानी इतनी मोटी फ़ाइल है जो रिकवरीज़ के लिए मैंने यानी ये समझ लें 4-5 साल तक इतने ख़त लिखे हैं, TCS के पैसे भी खुद खर्च किए, सब कुछ किए, लेकिन हमें इंतज़ामिया की सपोर्ट ना मिलने की वजह से आप यकीन करें कि हर दफ़ा बजट में 14 करोड़ रुपए रख देते हैं। 14 करोड़ रुपए जब तक इंतज़ामिया हमारे साथ नहीं खड़ी होगी कोई भी PD कैसे ले आएगा। मेरा तो कारनामा है कि मैंने 14 करोड़ रुपए निकाले। मैं आपको एक और बात बताऊं, DMC वेस्ट जिस बिल्डिंग में बैठी हुई है, ये ज़मीन हमारी है, इसका ये ग्राउंड रेंट अदा नहीं कर रहे। अब मैं इन पर एक्शन लेने जा रहा था, लेकिन मैंने फिर खुद ही पीछे हट गया। मैंने कहा यार इस पर जब कोई सपोर्ट नहीं करता तो मुझे क्या पड़ी है। अब आप एक और आपको बताऊं, DMC वेस्ट पर हमारे 3 करोड़ 30 लाख रुपए हैं। उनको हमने हेल्थ यूनिट अस्पताल बनाने के लिए एक जगह दी थी 10 नंबर पर। उन्होंने 4 साल तक वहाँ के जो टाउन नाजिम रहे, उन्होंने वहाँ पे शादी हाल चलाया। इसी तरह एक और 13H में जगह थी, वो दी थी हमने इनको जो है यानी वो पब्लिक बिल्डिंग के लिए दी थी। उसको भी इन्होंने 6 साल तक शादी हाल के तौर पे चलाया, 2 से करके। वो सारी चीज़ें मैंने और बशीर सिद्दीकी ने तोड़ी। शर्जील मेमन साहब हमारे मिनिस्टर थे। अब मेरे ख़िलाफ़ जो साजिशें होती हैं, जो ख़बरें छपती हैं, वो लैंड माफिया के लोगों की वजह से छपती हैं कि मैं दावे से कहता हूँ मुझ जैसा बहादुर PD ला के दिखाओ यार। अगर तो किसी में मर्द है, कोई मर्द का बच्चा, तो करे ये सारे काम। जो ये सुना था कि आपके ऊपर एक बार वहाँ औरंगी टाउन में फायरिंग भी हुई है। जी, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा हुई है, लेकिन एक तो हमारे जो है इमरान शाह साहब भी मौजूद थे। अच्छा, उसमें जो है वो खुर्शीद आलम साहब मौजूद थे, समा के रिजवान मौजूद थे, C21 के सहाफ़ियों का पूरा एक ग्रुप हमारे साथ गया था। हमने जो है अयाज़ और किरण मौजूद थे, इन सब के पत्थर भी लगे। अच्छा, मेरे भी पत्थर लगा था, मैं ज़ख्मी हुआ था। उसके बाद वहाँ पे मेरा एक सवाल है, उस वक्त मैंने सारी एजेंसियों को भी मुखातिब करते हुए कहा था कि भाई कराची में कैसे अमन होगा कि हम 10 मिनट के ऑपरेशन में 17 गनें निकल आई वहाँ और 17 फायर हो गए। हमें वहाँ से भागना पड़ा, हमारी सारी गाड़ियाँ होस्टेज कर ली गई थी। मैंने बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लाइव कवरेज चलाई, समा ने, इमरान भाई ने, सब लोगों ने लाइव कवरेज चलाई। कोई मोबाइल वहाँ पर हमारे पास सपोर्ट में नहीं आई। जैसे ही लाइव कवरेज चली तो सारी दुनिया जाग गई
और मोबाइलों के कोई 16-17 मोबाइलें आ गई। तो मैंने कहा ऑपरेशन को तो दफ़ा करें आप। वो जो हमारे होस्टेज लोग हैं, जिसमें हमारे सिटी वार्डन थे, हमारी गाड़ियाँ थी जिनको उन्होंने तोड़ फोड़ दिया बुरी तरह, को बचाता रहा। जो ये नहीं इसलिए नहीं कर पाए थे चाइना कटिंग वाले कि वो उस पर को जो है अदालतों के मामला थे। तो वो यानी मेरा कहने का बुनियादी मकसद ये है कि भाई वो 22 पार्कों को अल्टरनेट जगह पर उनको जो है प्लॉट्स दिए जाएं जो वहाँ पर रह रहे हैं। वसीम अख्तर साहब के ज़माने में वर्ल्ड बैंक की टीम आई थी। वर्ल्ड बैंक की टीम ने ये कहा था कि हम आपकी कच्ची आबादियों को ख़त्म करके उन्हीं जगहों पर हम जो है वो प्लांट करते हैं, 12-12, 18-18 मंजिला फ्लैट्स बना के उन्हें देंगे और उसके बाद इसको हम प्लांट एरिया की तरह से ऑर्गेनाइज़ करेंगे। औरंगी को हम एक मॉडल एरिया बनाएंगे। अब वो क्या वजूहात हुई कि वो मेयर साहब उन्हें कन्वेंस नहीं कर सके, या वो मेयर या वो उनकी सिफारिश, क्योंकि वो सिस्टम को GIS सिस्टम पर लाने के लिए बज़िद थे। मैं आपको बताऊं, GIS सिस्टम पर आते ही KMC का हर अफसर पकड़ा जाएगा, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, कच्ची आबादी का हो, लैंड का हो, PT औरंगी का हो, क्योंकि GIS सिस्टम में आप यहाँ से बैठ के देख सकते हैं कि जो है वो मूवमेंट हो रही है, इसका जहाँ कब्ज़ा हो रहा है। तो भाई मुर्तज़ा वहाब साहब को ये सिस्टम कराना पड़ेगा। लैंड में तो तकरीबन हो गया है, ये मैं करा के उठा हूँ। इसका इनिशिएटिव मेरे दोस्त ने, रज़ा अब्बास रिजवी ने लिया था। मैंने 1.5 लाख रुपए की पेमेंट करके इसको जो है वो करवा दिया है, तैयार है, रेडी है सिस्टम। मेरे मुनाफिकीन डिप्टी डायरेक्टर्स ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया, क्योंकि 1 मिनट में पकड़े जाते हैं, मैं देखता रहता हूँ कहाँ क्या कर रहे हैं। तो भाई पहली फुर्सत में सब चीज़ें रेडी हैं। उसी तरह से लैंड कंप्यूटराइजेशन हो सकती है PD औरंगी के यहाँ, जैसी लैंड में सबौल इस्लाम ने तारीख़ी काम किया है। लेकिन सबौल इस्लाम साहब को भी स्टाफ ने सपोर्ट नहीं दी, उनको भी बाहर से लोग लाने पड़े। लेकिन हम अगर बाहर से लोग ला के कोई जो है वो काम करते थे तो अखबारात उस पर शोर मचाना शुरू करते थे। अखबारात नहीं, सिर्फ मखसूस लोग, एक या 2 लोग। तो मेरी सिर्फ ये गुजारिश है भाई कि जो है वो अगर यानी मुर्तज़ा वहाब जैसा डायनेमिक मेयर आ नहीं सकता। मुर्तज़ा वहाब के पीछे जो है बिलावल भुट्टो साहब हैं, जिन्होंने उनसे कहा है कि 4 साल बाद मुझसे हिसाब लेना, मुझसे नहीं पूछना मेयर से। तो कराची की तकदीर बदलने वाली है। इतने अच्छे अच्छे मंसूबे उनके पास हैं। मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी कंपनी यहाँ पर आ गई है जो प्लास्टिक के रोड बनाएगी, जो शायद चाइना में दूसरी जगहों पे बनते हैं। वो प्लास्टिक के रोड इतने यानी मैं तो हैरान हो रहा था जब उन्होंने इसकी ब्रीफिंग दी। तो मुर्तज़ा वहाब तो बहुत जदीद तरीन काम करने जा रहे हैं, और उस आदमी की कराची हाइट्स है, वो कराची से मोहब्बत करता है, कराची की किस्मत बदलने वाली है। तो भाई मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि हम सारे अफसरान किसी भी ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हों, हमें मेयर कराची को मजबूत करना चाहिए, डिप्टी मेयर को मजबूत करना चाहिए, चाहे वो नजमी आलम साहब हों, जो भी टीम है, उसमें हाफिज़ नईमुर रहमान साहब भी हों, क्योंकि वो भी इस पूरी टीम का हिस्सा हैं। उन सब को मिलकर कराची के लिए एक दफ़ा सबको एक होना चाहिए कि कराची बिगड़ा हुआ है, कराची के में बेसिक राइट्स नहीं है लोगों के पास। आप यकीन करें, किसी की गली बन जाए, वो तो जो गली बनाता है उसका जे का नारे लगाते हैं। वो पीपल्स पार्टी बनाए तो जे भट्टो का नारा लगाते हैं, कोई और बनाए तो उसका नारा लगाते हैं। तो ये मौका कराची के अवाम ने आपको, मेयर कराची को दिया है, पीपल्स पार्टी को दिया है, उनकी अपनी पीपल्स ऑफिसर्स एसोसिएशन है, उनकी अपनी पीपल्स यूनिटी है। हम सब मिलकर और इसमें मैं आपको मुत्तहदा की जो ऑफिसर्स एसोसिएशन है उसकी तरफ से भी ये कहता हूँ कि वो सब एक पेज पर हैं, कोई किसी का अख्तलाफ नहीं है, सब चाहते हैं कराची की तरक्की हो। साजिशी अनासिर हैं वो, उनको तो आप कभी कुछ कर ही नहीं सकते भाई। वो तो पाँव पकड़ने की भी माहिर हैं, जो बंद कमरों में जो है न जाने क्या कुछ किस हद तक चले जाते हैं, वो तो आज भी सीटों पर बैठे हुए हैं। उनको बहरहाल मेयर साहब जो है वो बेहतरीन वॉचमैन हैं, यंग आदमी हैं, यंग हमारा चेयरमैन तो यंग हमारा मेयर, किस्मत बदलेगी शहर की। और PD औरंगी जो मुतनाज़ा सीट हो गई है, इसको जब तक इसकी SNE मंजूर नहीं होगी, इसका एडिशनल डायरेक्टर अप्रूव करें, इसका डिप्टी डायरेक्टर अप्रूव करें, बाहर से लोगों की पोस्टिंग बंद कर दें। जब उन्हें पता होगा कि हम ये काम कर रहे हैं, हमारी तनख्वाह बंद हो जाएगी, हम इसी डिपार्टमेंट से तनख्वाह ले रहे हैं, तब सिस्टम सही होगा। ये जी, मेरा आपसे एक सवाल ये है कि KMC को अपनी रिकवरी कितनी दी है, इसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं? मैं आपको हैरान कुन बात बताऊं कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर औरंगी की सीट जब से बनी है, उस यानी 1985 में बनी है। 1985 से लेकर 2023 तक रिकॉर्ड उठाकर देख लें। पहले तो रिकवरी 2 करोड़ पे होती थी, कि टारगेट 3 करोड़ रुपये, 2 करोड़ रुपये ये होता था। मैंने तारीख़ी रिकवरी दी है
मैं चैलेंज करता हूं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट इस बात को सामने लाए कि जब मैं आया हूं, मैंने अब 11 महीने 2 यानी समझ लें 11 माह 2 दिन जो अपने काम किया है। पीडी औरंगी जो आप बने 11 महीने 2 दिन, अभी इस दफ़ा जो मैंने 11 महीने 2 दिन में जो है वो 8.5 करोड़ रुपये रिकवरी दी। अभी मैंने हटने से 2 दिन पहले 20 लाख रुपए जो है वो FA के साथ मीटिंग हुई थी रिकवरी की। उसने कहा पेट्रोल के पैसे नहीं हैं यार, कुछ करो। मैंने कहा 2 दिन में मैंने 20 लाख रुपए की रिकवरी दी और उसके बाद इनाम में जो है 21 तारीख को जो है वो ज़ाहिर है मैंने हालात देखते हुए, और वो हालात ये थे कि कोर्ट के केसेस को, मैं अभी जो है वो सीनियर डायरेक्टर HRM से मिला जमील फ़ारूकी साहब से, तो मुझे कहने लगे आप कोई 11 केसेस चल रहे हैं। मैंने कहा वो तो 111 केस चल रहे हैं, कौन सी नई बात है भाई। केसेस जो चल रहे हैं उसकी नौयत तो इनको नहीं पता। केसेस हैं पार्टीज़ के, मिसाल के तौर पर रिलीज़ हो गई आपके नाम पर, अब आपका भाई खड़ा हो गया नहीं इनकी लिस्ट गलत हुई है और ये जो कागजात इन्होंने पेश किए वो जाली हैं। अब अदालतों में वो केस चल रहा है कि KMC उसमें अगर पार्टी है या नहीं है तो वो वेरिफिकेशन मांगते हैं कि रिलीज़ हुई थी तो आपने किन बेसिस पे की। जब हमारा डिप्टी डायरेक्टर गलत जवाब देगा तो फिर वो अफसर को बुलाते हैं, अफसर पेश ना हो तो फिर उसके बाद मेयर MC का नंबर आता है, MC पेश ना हो तो मेयर का नंबर आता है। ये है अदालतों का तरीक़ाकार। ये कोई नई बात नहीं है, ये हर डिपार्टमेंट में हो रहा है। लेकिन 3.5 साल में मैं ये सवाल करता हूँ कि जब मैं PD औरंगी से 2019 में हटा था तो उस वक्त हमारे टोटल केस 150 या 200 थे और टिप्स पे थे और किसी में भी ऐसा नहीं था कि हम जवाब दाखिल ना करें। लेकिन अब जब मैं वापस आया हूं तो वो तकरीबन 1100-1200 पे केस चले गए। तो उन अफराद की नाअहली है ना जिन्होंने अदालतों को परसू नहीं किया, अदालतों में मुनासिब जवाब दाखिल नहीं किया। मिसाल के तौर पर एक जो 11 महीने में एक कॉमन कंप्लेंट की आई कि आपका डिप्टी डायरेक्टर जीनियन पार्टी की जगह दूसरी पार्टी से पैसे लेकर जवाब दाखिल उसके फेवर में कर देता है और जीनियन पार्टी के लिए लिख के देता है, रिकॉर्ड नहीं है। अब उसके बाद अदालत जब जीनियन पार्टी सारी चीज़ें पेश करती है तो अदालत बुलाती है उस अफसर को, और वो PD औरंगी है कि PD औरंगी साहब बताइए असल हक़ाइक़ क्या है, इसके तो कागजात बता रहे हैं ये जीनियन है। तो अब वहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर ने गलत जवाब जमा किया हुआ है तो वो इदारे की साख मुतासिर कर रहा है। वहाँ पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर की पोजीशन ऑकवर्ड होती है, वो ठीक ठाक बदतमीज़ी सुनकर आता है जज की उस एक गलत बयान की वजह से। लेकिन मैं जहाँ भी पेश हुआ मैंने उस जीनियन पार्टी का जो है फेवर किया। कई जगहों पर उमर बर्नी की ऐसी तैसी हुई हुई है जो गलत जवाब जमा कराने पर। और अचानक ये मोब इसलिए बना कि जनाब बहुत सारे लोगों को ये था कि मेरे टाउन चेयरमैन से शायद अख्तलाफात हो गए या जो है वो हमारी नजमी आलम साहब से कोई अख्तलाफात हो गए। ऐसी कोई बात नहीं थी, इसको इशू बनाकर लोगों ने खेलने की कोशिश की। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उनसे हूँ, वो मुझसे हैं, ज़ाहिर है मेरे एक ही जमात के लोग हैं। तो उन कन्फ्यूजन्स की बुनियाद पर बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन साजिश हुई हमारे डिपार्टमेंट के अंदर से। इन लोगों ने वकीलों के साथ मिलकर साजिश की और उसके बाद मुझे किसी सूरत पता नहीं चलने दिया कि कोई वारंट जारी होगा या शोकाज। उसकी वजह है क्यों नहीं की उन्होंने, इसमें एक बेस और भी है। वजह ये है कि ये अगर मुझे अपना शोकाज दिखा दे तो मैं इनसे पूछता भाई शोकाज क्यों निकला, तो इनका जवाब देखने के बाद तो इनको गाली ही पड़नी थी ना। दूसरी बात, जजों के पास जब मैं गया हूँ, अच्छा फिर मैंने, और मिनाजुल हक एडवोकेट हमारे हैं, डायरेक्टर लीगल हैं, उन्होंने इसकी डिटेल निकाली। जब बोले उन्होंने इसकी डिटेल निकाली तो डायरीज़ में ये आ रहा था कि डिप्टी डायरेक्टर उमर बर्नी ने PD के ख़िलाफ़ वहाँ पे बयान दिए हुए, अपने ही प्रोजेक्ट डायरेक्टर के ख़िलाफ़, इसलिए ये सारे मामला ख़राब हुए। तो नए आने वाले PD को तो बड़ा होशियार होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर इनसे बिगाड़ेगा तो ये तो ना अवेलेबल वारंट दिखाएंगे, ना डाक गायब कर देंगे। उसके बाद पता चला किसी दिन जो है कोई आया और हथकड़ी लगा के ले गया SHO। लेकिन इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए मेयर साहब को यहाँ पर एक बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा डिपार्टमेंट में। और दूसरी बात, रिकॉर्ड के हवाले से मैं दावे से कहता हूँ, मैंने तो रिकॉर्ड मेंटेन कराया, उससे कहता हूँ कि रिकॉर्ड ले गया, मैंने तो रिकॉर्ड रूम वहाँ पे इस्टेब्लिश कराया। दूसरी बात, मैं तो इतना अच्छा सिस्टम बनाकर वहाँ से निकला हूँ कि अब आने वाले PD को कम से कम उसमें तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन इसमें एक बात का उसे PD को यह ख्याल रखना पड़ेगा कि वो ख़ुद वॉच करे। अगर वो अपने मुनाफिकीन स्टाफ पर चला तो उसका वही अंजाम होगा जो आखिरी दिनों में उन्होंने मेरे साथ किया। मैंने अपनी ओन विशेष के साथ इस सीट को छोड़ा है, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मुझे रोज़
भाई मैं आपको बताऊं ना, एक वारंट से मैं निकल के आया तो पता चला उसका SHO सिटी कोर्ट का फ़ोन आया, यार एक और वारंट आ गया आपका। वहाँ से निकला तो उन्होंने कहा जी एक जगह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगी हुई है। मैंने कहा कब लग गई, कैसे हो गई। वहाँ से निकला फिर बिलायबल वारंट, वो सारी कोर्टों में मैं सीट पर बैठा हुआ हूँ, मेयर बर्नी ने मुझे इसकी इतला नहीं दी। और केस क्या है, एक लीज़ की वेरिफिकेशन जमा करानी थी, एक जगह मोटेशन की वेरिफिकेशन देनी थी, कोई केस भी तो नहीं है यार। उसके बाद इन बदतमीज़ लोगों ने, अल्लाह ताला इनसे निपटेगा, अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ा मैंने, क्योंकि इंसान कम सज़ा देता है, कि वो इनसे निपटेगा कि इन्होंने इतने छोटे छोटे मामलात पे सिर्फ इसलिए कि वेरिफिकेशन पे उस बंदे ने पैसे नहीं दिए, मोटेशन पे उस बंदे ने पैसे नहीं दिए। जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस का चल रहा है उसमें जो आफ्ताब आलम एडवोकेट साहब हैं, उन्होंने तो कहा है कि मुझसे उमर बनी ने इस पर 75,000 रुपये मांगे थे कि अगर 75,000 रुपये दोगे तो होगा। फिर ADJ 12 की कोर्ट में एक जो है रीडर है, उससे लीज़ के 1,90,000 रुपये उमर बनी साहब ने लिए। आप मुझे बताइए कि जब ये हालात हों, और वो मेरे पास आया तो पीपल्स ऑफिसर्स एसोसिएशन के, वहाँ पर उसने आकर सारी बातें की। मैंने उसको कलमा पढ़ के कहा कि भाई मेरा कहीं इन्वॉल्वमेंट साबित कर दो, मैंने तो मेरी टेबल पर कोई चीज़ आई है तो रुकी नहीं है। तो भाई इस तरह की जब साजिशी माहौल हो गया तो मेरा वहाँ रहना मुनासिब नहीं था इन सारे मुनाफिकीन की मौजूदगी में, क्योंकि मैंने कई दफ़ा जावेद मुस्तफ़ा के नोटशीट मूव की, डॉक्टर सैफ ने अप्रूवल दे दी। जमील फ़ारूकी को अल्लाह वास्ते का बैर है हम लोगों से, उसने पोस्टिंग नहीं की। अगर मेरे पास कोई एक एडिशनल डायरेक्टर आ जाता, मुसरत अली ख़ान आए थे, हमारे लीगल का पूरा सिस्टम ठीक हो गया था, लेकिन मुसरत अली ख़ान डायरेक्टर इंटरनल ऑडिट बन गए तो हमारे पास उसके बाद कोई अफसर भेजना चाहिए था, नहीं भेजा। हमने जावेद मुस्तफ़ा के नोटशीट में भेजी। शुजात साहब से मैं 3 दफ़ा मिला, उन्होंने कहा यार ये जमील फ़ारूकी पता नहीं कौन सा गेम कर रहा है। बहरहाल आखिरी वक्त तक जावेद मुस्तफ़ा की पोस्टिंग नहीं की गई, जिसकी वजह से उमर बन्नी और ये सारे लोग छाते चले गए और हमें वही मसाइल का सामना करना पड़ा कि हथकड़ियाँ आ गई, इतला नहीं दी। और केस क्या है, एक लीज़ की वेरिफिकेशन जमा करानी थी, एक जगह मोटेशन की वेरिफिकेशन देनी थी, कोई केस भी तो नहीं है यार। उसके बाद इन बदतमीज़ लोगों ने, अल्लाह ताला इनसे निपटेगा, अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ा मैंने, क्योंकि इंसान कम सज़ा देता है, कि वो इनसे निपटेगा कि इन्होंने इतने छोटे छोटे मामलात पे सिर्फ इसलिए कि वेरिफिकेशन पे उस बंदे ने पैसे नहीं दिए, मोटेशन पे उस बंदे ने पैसे नहीं दिए। जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस का चल रहा है उसमें जो आफ्ताब आलम एडवोकेट साहब हैं, उन्होंने तो कहा है कि मुझसे उमर बनी ने इस पर 75,000 रुपये मांगे थे कि अगर 75,000 रुपये दोगे तो होगा। फिर ADJ 12 की कोर्ट में एक जो है रीडर है, उससे लीज़ के 1,90,000 रुपये उमर बनी साहब ने लिए। आप मुझे बताइए कि जब ये हालात हों, और वो मेरे पास आया तो पीपल्स ऑफिसर्स एसोसिएशन के, वहाँ पर उसने आकर सारी बातें की। मैंने उसको कलमा पढ़ के कहा कि भाई मेरा कहीं इन्वॉल्वमेंट साबित कर दो, मैंने तो मेरी टेबल पर कोई चीज़ आई है तो रुकी नहीं है। तो भाई इस तरह की जब साजिशी माहौल हो गया तो मेरा वहाँ रहना मुनासिब नहीं था इन सारे मुनाफिकीन की मौजूदगी में, क्योंकि मैंने कई दफ़ा जावेद मुस्तफ़ा के नोटशीट मूव की, डॉक्टर सैफ ने अप्रूवल दे दी। जमील फ़ारूकी को अल्लाह वास्ते का बैर है हम लोगों से, उसने पोस्टिंग नहीं की। अगर मेरे पास कोई एक एडिशनल डायरेक्टर आ जाता, मुसरत अली ख़ान आए थे, हमारे लीगल का पूरा सिस्टम ठीक हो गया था, लेकिन मुसरत अली ख़ान डायरेक्टर इंटरनल ऑडिट बन गए तो हमारे पास उसके बाद कोई अफसर भेजना चाहिए था, नहीं भेजा। हमने जावेद मुस्तफ़ा के नोटशीट में भेजी। शुजात साहब से मैं 3 दफ़ा मिला, उन्होंने कहा यार ये जमील फ़ारूकी पता नहीं कौन सा गेम कर रहा है। बहरहाल आखिरी वक्त तक जावेद मुस्तफ़ा की पोस्टिंग नहीं की गई, जिसकी वजह से उमर बन्नी और ये सारे लोग छाते चले गए और हमें वही मसाइल का सामना करना पड़ा कि हथकड़ियाँ आ गई अदालतों में, जो है यानी पता चला कि जी अचानक रात को पता चल रहा है कि सुबह ये वाला मामला है, वो भी थानों से पता चल रहा है जहाँ पर ये मामलात हुए, हमारे स्टाफ ने नहीं बताया। तो इस सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा उस PD को जो इस सीट पर बैठेगा आगे। अच्छा, दूसरा सवाल ये था कि इस दौरान आपकी, मैंने सुना है कि तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई थी, अस्पताल में भी आप एडमिट थे। जी देखें, इंसान में बर्दाश्त की भी कोई एक हद होती है। जब उसे पता चले कि उसके साथ उठने बैठने वाले ही उसका जो है काम उतार रहे हैं, और ये पता चले कि मकसद जो है वो इंसान गलत ना होते हुए भी गलत साबित हो रहा है, तो मैंने ज़ाहिर है बहुत बर्दाश्त किया है। यानी मेरी पूरी ज़िंदगी जो है परेशानियों में गुजरी है, मैं उस पर खैर कोई बात करना नहीं चाहता, लेकिन इस दौरानिए में भी मैंने 3.5 साल बग़ैर पोस्टिंग के गुजारे, और अब जब मैं अदालतों के ज़रिए वापस आया हूँ तो वो भी लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ।
इस अब एक हद इंतहा हो गई थी कि मकसद जो है वो मेरी बहुत बेइज्जती हुई। जिस तरह से ऐसे सिटी कोर्ट ने जो मेरे साथ जो है कंडक्ट किया, उसमें बहुत बेइज्जती हुई। वो मुझे सबके सामने लेकर गया। आ तो मैं 1 घंटे में गया, बात वो तो नहीं है, लेकिन बात ये है कि मैंने उस चीज़ का बहुत असर लिया, क्योंकि मैं पीपल्स ऑफिसर्स एसोसिएशन का चेयरमैन था। मेरा एक वक़ार था, मेरा एक इज़्ज़त थी, मेरा एक रुतबा था। और दूसरी बात, हम जो शामिल हुए थे तो किसी टुच्चे-फुच्चे के साथ शामिल नहीं हुए थे। हम कराची के सदर के साथ सईद गनी ने हमें शामिल किया था, और मेरे साथ एसएम नकी शामिल हुए थे, तहसीन आबदी शामिल हुई थी, सुमेता अफ़ज़ल सैयद शामिल हुई थी। उस दूसरी बात, एमएनए एमपीए में के हिसाब से तो मुझसे बड़े थे, लेकिन एमक्यूएम के ओहदों के हिसाब से आज भी मैं दावा करता हूं कि जितने बड़े बड़े ओहदों पर मैं रहा हूं, उसमें शायद ही कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में उतने बड़े ओहदे पर रहा हूं। मैं अल्ताफ़ हुसैन का पहला पॉलिटिकल सेक्रेटरी था भाई। मैंने सारी चीज़ें की। जब हमने उसने गलत किया तो हमने उसको भी छोड़ दिया। हम तो पाकिस्तान के साथ हैं भाई, पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ हैं। हमने उन्हें छोड़ दिया। वो उन लोगों ने हमें गलत कामों में मजबूर किया, उन्हें भी छोड़ दिया। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में तो हमारी इज़्ज़त और वक़ार में इजाफ़ा होना चाहिए था। मेयर कराची को तो हमारे लिए वो अमल करना चाहिए था कि जिससे हमारा वक़ार बुलंद होता। पीपल्स ऑफिसर्स एसोसिएशन के लोगों का, मेयर कराची से मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मेयर कराची पर जो है बहुत सारे लोगों का दबाव भी रहा, सारी चीज़ें रहीं, लेकिन उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। और अल्लाह उनको जो है वो खुश व खुर्रम भी रखे और मज़ीद ताकत दे, वो कराची के लिए काम करें। लेकिन मुझे हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, मुझे शुगर का तो पहले ही था। ये हाथ मेरा काम नहीं कर रहा अभी भी। तो इसमें उन्होंने यानी पहले सर्जरी बताई थी। 2 दफ़ा मैं आईसीयू में रहा। अब बाजी शहीद में मैं आईसीयू में था तो वहाँ भी पुलिस भेज दी इन्होंने मुझे। आप ये देखें कि इतना मुझे तंग किया गया है। उसके बाद मैं जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल हुआ, जो जहाँ पर ये किसी को कुछ नहीं कर सकते थे। आईसीयू में था तो मुझे तो वाइफ भी को भी वो नहीं घुसने देते थे। तो जो माइनर हार्ट अटैक हुआ, और यानी ऐसी लेकिन मैं जिस सिलसिले से वाबस्ता हूँ, उसके वज़ाइफ की वजह से मैं दावे से कहता हूँ कि मेरे शेख हाफ़िज़ अब्दुल अमीन को अल्लाह ने जो है वो अल्लाह उन पे रहमत करे, अल्लाह उनको जवारे रहमत में जगह दे। मैं उन दिनों में अस्पताल में था जब उनका विसाल हुआ। मैं उसमें शिरकत नहीं कर सका, इसको मुझे बड़ा सदमा है। लेकिन अब हमारे वजीफ़ों की ताकत दुगनी हो गई है। ता क़यामत ये सिलसिला रहेगा। इस सिलसिले का ताल्लुक़ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो कोई कितनी साजिशें कर ले, अल्लाह बैठा है और उसका रसूल बैठा है और हमारा सिलसिला बैठा है भाई। तो इंशाअल्लाह ताला हमारा अकीदा इन चीज़ों पर है भाई। वन मैन आर्मी के तौर पर हमने सारी चीज़ों को पहले लड़ा और अब भी लड़ेंगे। दूसरी बात, सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि मेयर कराची कम अज़ कम इस बात की यकीन दहानी कराएँ कि आइंदा कोई पुलिस वाला किसी अफसर को इस तरह से ना ले जा सके जिस तरह का अमल हुआ। और इसमें जो किसी भी ग्रुप का हो, अच्छा क्या नोटिस जो है शोकाज नोटिस या दूसरी चीज़ है, या एंटी करप्शन के नोटिस या फलां के नोटिस कच्ची आबादी में नहीं आते, स्टेट में नहीं आते क्या? उसमें नहीं आते लैंड डिपार्टमेंट में? कोई पीडी औरंगी कोई स्पेशल है कि जिसको ये आते हैं? बात ये है कि उनके पास मुनाफिकीन नहीं है, मेरे पास मुनाफिकीन थे। इसलिए प्री प्लान साजिश के तहत ये सब हुआ, और मुझे इसका दुख ले डूबा कि मैं इतनी यानी सब। लेकिन मैं आपको फिर भी कहूँ कि उस बुरी हालत में भी मेरे वजीफ़े चलते रहे। मैंने वजीफ़े कम किए होंगे लेकिन वजीफ़े हुए हैं मेरे। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ, और ये मेरी ख्वाहिश है कि मकसद जो है मुर्तज़ा वहाब साहब की सरबराही में हम जो है वो एक यानी पीपल्स ऑफिसर एसोसिएशन उनको अच्छा काम डिलीवर करे सारे लोगों के साथ मिलकर। जी नाज़रीन, आपने देखा हमारे साथ पीडी औरंगी थे, और उम्मीद करते हैं आपको प्रोग्राम अच्छा भी लगेगा। और इनकी कितनी सदाकत थी बातों में, वो सब आपकी इन्हीं की ज़बानी हमने आपको बता दिया। जी, जज़ाकल्लाह।